हेलो साथियों, वेलकम टू प्लेनेट 4। आप सभी को प्लेनेट 4 विक्रम का नमस्कार। अब साबित हो चुका है कि रूस के लिए भारत से विश्वसनीय मित्र चीन कभी हो ही नहीं सकता। जैसे एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती एक झटके में दुश्मनी में बदल गई, ठीक वैसे ही अब एक नई दरार रूस और चीन के रिश्तों में उभरती दिख रही है। कभी दुनिया को चुनौती देने वाले यह दो दोस्त अब एक दूसरे के इरादों से कांपने लगे हैं। चीन की चालबाजियों पर अब रूस भी शक करने लगा है। पिछले कुछ समय की रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस ने गुपचुप तरीके से चीन की गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है। खासकर रूस की गुप्तचर एजेंसियों ने चीन की जासूसी नेटवर्क पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। चीन पर शक क्यों? क्योंकि इतिहास गवाह है, चीन कभी किसी का नहीं हुआ। जैसे भारत के साथ दोस्ती का नकाब पहनकर 1962 में पीठ में छुरा घोंपा था, वैसे ही अब रूस को लग रहा है कि कहीं वही छुरा अब उसके सीने में न उतर जाए। दुनिया देख रही है कि रूस एक और भारत को समझा रहा है कि चीन से हाथ मिलाओ, RIC यानी रशिया इंडिया चाइना ग्रुप को फिर से जिंदा करो, लेकिन खुद ही मास्को में बैठकर चीन की नीयत पर शक जताने लगा है। ये दोहरापन साफ बताता है रूस को अब चीन की आंखों में दिखने लगा है धोखे का अक्स, और ये भी समझ में आ रहा है कि जो देश अमेरिका की आंखों में आंखें डाल सकता है, वह चीन जैसे चालबाज के इरादों को भांपने में देर नहीं करता। अब सवाल यह है, क्या आने वाले दिनों में रूस चीन की दोस्ती भी एलन मस्क और ट्रंप जैसी टूट जाएगी? क्या मास्को में शुरू हो चुकी है बीजिंग के खिलाफ खुफिया तैयारी? इतिहास एक बार फिर खुद को दोहराने जा रहा है और इस बार चीन पर भरोसा करने वाले को फिर पछताना पड़ सकता है। अब रूस संभल गया है और चीन की मुस्कुराहट में छिपे जहर को पहचान चुका है। जब ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया, तब दुनिया को दो हिस्सों में बंट जाना चाहिए था। एक तरफ भारत के साथ खड़ा लोकतंत्र, दूसरी तरफ आतंक का समर्थन करने वाले देश। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल उठा वह था रूस की झुकी हुई कमर और खामोश आंखें। रूस न भारत के साथ आया, न पाकिस्तान के खिलाफ बोला, और वहीं चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया। हथियार, समर्थन, बयान, सब कुछ दिया। अब ये सिर्फ राजनीति नहीं, ये चेतावनी है। चीन आज पाकिस्तान को मिसाइल दे रहा है, ईरान को बारूद दे रहा है, तालिबान के लिए बैकडोर खोल रहा है और जिहादियों के हाथ में बारूद डालकर एशिया को जला रहा है। फिर कहता है भारत से दोस्ती करो। क्या यह मजाक है या धोखे की नई स्क्रिप्ट? और इसी वक्त रूस का यह कहना कि भारत चीन से हाथ मिला ले, ये साफ दिखाता है कि या तो रूस दबाव में है या भ्रम में, क्योंकि भारत जानता है कि जिसने पीठ में छुरा घोंपा था उससे गले मिलना मूर्खता नहीं बल्कि आत्मघात है। अब वक्त आ गया है कि भारत दो टूक करे। चीन के खिलाफ खड़े देशों के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में चीन को घेरने का किला तैयार करे। भारत को चाहिए कि चीन की हर चाल का जवाब रणनीतिक साझेदारी से दे। जापान, वियतनाम, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों के साथ मिलकर एक ऐसी ताकत बने जो चीन के सपनों को सपने ही रहने दे, क्योंकि आज नहीं तो कल बीजिंग की आग दिल्ली तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करेगा। और भारत का जवाब तब इतना घातक होना चाहिए कि चीन अपनी गलवान भूल जाए और पाकिस्तान अपनी सरहद तक सिमट जाए। अब दोस्ती नहीं, अब चीन को घेरे बिना शांति नहीं। दरअसल एक तरफ रूस भारत से कहता है चीन से दोस्ती बढ़ाओ, दूसरी तरफ रूसी खुफिया एजेंसी FSB के लीक हुए 8 पेज के दस्तावेज ने चीन के नंगे इरादे खोल दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट बताती है चीन रूस की पीठ में छुरा घोंप रहा है। रूसी वैज्ञानिकों को जाल में फंसाकर हथियारों की टेक्नोलॉजी चुराई जा रही है। ड्रैगन यूक्रेन युद्ध की हर चाल पर नजर रखकर पश्चिमी रणनीति समझने में जुटा है। और यही नहीं, चीन रूस के सुदूर पूर्व में खुदाई कर रहा है, इतिहास खंगालने के बहाने, ताकि कल को सीमा विवाद खड़ा कर सके। यानी रूस के घर में सेंध लगाने वाला चीन आज भारत के घर में दोस्ती की बात कर रहा है। FSB ने मिशन एंटेंटे 4 की शुरुआत की है, जिसका मकसद है चीन की हरकतों पर लगाम लगाना। वीचैट पर नजर, आर्कटिक में चीनी कंपनियों की खुफिया गतिविधियां, यूनिवर्सिटी के बहाने घुसपैठ, यहां तक कि खनन के बहाने डेटा चुराने तक की साजिशें उजागर हो चुकी हैं। तो सवाल ये है, जब खुद रूस को चीन पर भरोसा नहीं, तो भारत से क्यों कह रहा है जाकर उससे हाथ मिला लो? क्या रूस किसी दबाव में है, या फिर रूस चीन से डर गया है, या ये भारत को फंसाने की कोई चाल है? भारत को अब बेहद सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि चीन न कभी भरोसेमंद था, न कभी होगा। वह पाकिस्तान के साथ मिलकर आतंकियों को हवा देकर भारत की शांति को बारूद में बदलने की हर कोशिश कर रहा है। अब वक्त है भारत रूस को दो टूक जवाब दे कि दोस्ती की परिभाषा हमें मत सिखाओ, जिससे दुनिया डर रही है। हम उससे खुद निपट लेंगे, क्योंकि भारत का रिश्ता
अब सिर्फ भावनाओं से नहीं, रणनीति और आत्मनिर्भरता से तय होगा। और उस रणनीति में चीन को दोस्त बनाना नहीं, उसकी हर चाल को फेल करना भारत की प्राथमिकता होगी। रूस और चीन की जोड़ी दुनिया को डराने वाली लगती है, लेकिन पर्दे के पीछे ये दो दोस्त एक दूसरे की पीठ में छुरा घोंपने को तैयार बैठे हैं। एफएसबी की रिपोर्ट चौंकाती है, हिला देती है। रूस को डर है, चीन एक दिन उसकी जमीन पर दावा कर सकता है। और क्यों ना हो, इतिहास गवाह है कि चीन ने अपने दोस्त तक की पीठ में खंजर घोंपने में कभी हिचक नहीं की। रूस अब साफ समझ गया है कि उसे चाहिए एक हितैषी, ना कि एक भूखा ड्रैगन जो भेड़ की खाल ओढ़े घूम रहा है। लेकिन यही साजिश चीन भी रच रहा है। जो चीनी एजेंट रूस से लौटते हैं, उन्हें पड़ता है पॉलीग्राफ टेस्ट से गुजरना। पूछताछ इतनी सख्त होती है मानो वो दुश्मन के मुल्क से लौटे हों। 20,000 से ज्यादा रूसी छात्रों पर चीन नजर गड़ाए बैठा है। सवाल यह है, जब भरोसा ही नहीं तो ये दोस्ती आखिर क्यों? जवाब है लालच और मजबूरी। रूस को चीन का तेल खरीदना है, चीन को रूस से चिप्स और सॉफ्टवेयर सपोर्ट चाहिए। फिल्मों से लेकर स्पेस तक में दोनों का प्रोडक्शन चल रहा है। लेकिन रूस की एफएसबी खुलकर कह रही है, इस दोस्ती में सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि यह रिश्ता ना दिल से है ना नियत से, यह सिर्फ सौदेबाजी की गठजोड़ है। भारत को इस नकली रिश्ते से सबक लेना चाहिए। जो देश अपने सबसे करीबी पार्टनर पर भरोसा नहीं कर पा रहे, वो भारत के लिए कभी वफादार नहीं हो सकते। भारत को अब साफ साफ खेल खेलना होगा, ना अमेरिका की धमकी में आए, ना चीन की चाल में फंसे, और ना ही रूस की मजबूरी में फंसकर अपनी रणनीति खो दे। अब वक्त है अपने दम पर चलने का, अपने हितों को पहले रखने का और उन सबको मुंह तोड़ जवाब देने का जो भारत को सौदे की टेबल पर तौलना चाहते हैं। अब ये सवाल नहीं, एक करारा तमाचा है उन सभी नकली रिश्तों पर जो दुनिया को सिर्फ दिखाने के लिए जिए जा रहे हैं। रूस जो भारत को चीन से दोस्ती का मंत्र पढ़ा रहा है, वो खुद अब उसी ड्रैगन के सामने कांप रहा है। एफएसबी के दस्तावेज चीख चीख कर कह रहे हैं, चीन भरोसे के लायक नहीं। रूस अब जान चुका है, ये कोई दोस्ती नहीं, ये तो एक धीमा जहर है। जिस दिन रूस कमजोर हुआ, ड्रैगन उसकी पीठ में खंजर घोंपने से पहले एक सेकंड भी नहीं सोचेगा। और भारत को क्या सलाह मिल रही है? चीन से दोस्ती करो, आरआईसी फिर से बनाओ। ये कोई सलाह नहीं, ये वो चारा है जो रूस खुद खा चुका है और अब भारत की बारी लगाना चाहता है। जब ऑपरेशन सिंदूर में आसमान गरजे, तो रूस की चुप्पी सबसे ज्यादा कड़की। पहलगाम की पवित्र वादियां जब निर्दोषों के खून से लाल हो गईं, तब भारत ने न केवल बर्फ से ढके पहाड़ों में सर्जिकल प्रतिशोध की आग लगाई, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया, अब खून का जवाब केवल आग से मिलेगा। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया, मिसाइलें दहाड़ने लगीं, आंखों में धधकती चिंगारी और सीमा पर गरजते फौलादी इरादे। लेकिन जब भारत अपने पुराने मित्र की ओर मोड़ा, तब वहां केवल राजनयिक सन्नाटा था। जिस रूस ने 1971 में अमेरिका के 7वें बेड़े के सामने भारतीय नौसेना की हिफाजत की थी, वही रूस आज सिर्फ एक कागजी बयान देकर पर्दे के मारिया जखारोवा का बयान सुनिए। भारत और पाकिस्तान संयम बरतें, शिमला समझौते और लाहौर घोषणा पत्र का पालन करें। ना आतंक की निंदा, ना भारत के दर्द की पहचान, सिर्फ एक ठंडी बेमन की औपचारिकता। यही है वो खामोशी जो शब्दों से ज्यादा चुभती है, क्योंकि दुश्मन की गोली से ज्यादा तकलीफ मित्र की खामोशी देती है। आज जब भारत आत्मनिर्भरता की राह पर है, जब भारत अपने दम पर आतंक के अड्डों को राख में बदल रहा है, तब रूस की यह चुप्पी हमें याद दिला रही है कि हर पुराना साथी युद्ध का साथी नहीं होता। अब भारत को नई रणनीति बनानी होगी, जहां भरोसा केवल खुद के फौलाद पर हो, न कि कूटनीतिक कागजों की धूल पर। दशकों तक भारत ने कहा, हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी नीति खुद बनाएंगे। लेकिन आज वही रणनीतिक स्वायत्तता एक दीवार बनकर खड़ी हो गई है, और वो भी ऐसी दीवार जो चारों तरफ से दबाव और धोखे से बनी है। रूस, जो कभी अमेरिका के सामने ढाल बना था, आज पाकिस्तान को नाराज नहीं कर सकता, क्योंकि अफगानिस्तान में उसे आईएसआई की जरूरत है। रूस अब खुद यूक्रेन की दलदल में घिर चुका है और वहां से निकलने के लिए चीन के दरवाजे पर माथा टेक चुका है। भारत ने हमेशा एक अलग राह चुनी, क्वाड में गया लेकिन गठबंधन नहीं किया, ब्रिक्स को मजबूत किया लेकिन हाँ में हाँ नहीं मिलाई, एससीओ में गया लेकिन झुक कर नहीं खड़ा हुआ। भारत की ये मल्टी अलाइनमेंट रणनीति अब दोधारी तलवार बनती जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब यूएई और सऊदी अरब से भारत ने तटस्थ समर्थन लिया, वो एक राजनयिक मास्टर स्ट्रोक था। लेकिन वहीं रूस की चुप्पी और अमेरिका की चालबाजी ने साफ कर दिया, बेबाक फैसलों की दुनिया में कोई बीमा पॉलिसी नहीं होती। आज भारत को तय करना होगा,
क्या हमेशा ना इधर के ना उधर के रहकर आगे के युद्ध जीते जा सकते हैं, या फिर वक्त आ गया है कि दोस्त चुने नहीं, दोस्ती की शर्तें तय करें? क्योंकि इस भू राजनीतिक ताश के खेल में जो खिलाड़ी हमेशा तटस्थ रहता है उसे अंत में हर कोई पासा समझकर उछाल देता है, लेकिन फिर भी अंत में उसकी कूटनीति मजबूत हो जाती है, क्योंकि वह मुश्किल परिस्थितियों में भी उठकर चलना सीख जाता है। भारत आज भी अपनी रणनीतिक स्वायत्तता पर सीना ठोक कर खड़ा है, न किसी की गोदी में बैठा है, न किसी के इशारे पर चलता है। यह गर्व है, यह आत्मसम्मान है, और यही भारत की पहचान है। लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब मित्र खामोश हो जाते हैं और दुश्मन हर मोर्चे पर गिद्धों की तरह घूरते हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने यह साबित कर दिया कि अगर भारत चाहे तो दुश्मन की छाती में घुसकर उसकी नींव हिला सकता है, लेकिन हर बेबाक फैसला सिर्फ जयकारा नहीं लाता, बल्कि उसका एक दर्दनाक मूल्य भी चुकाना पड़ता है। अब सवाल यह है, भारत रणनीतिक अकेलेपन की राह पर आगे बढ़ेगा या नए साझेदारों के साथ एक नई वैश्विक धारा बनाएगा? यह केवल नीति नहीं, यह भारत की खुददारी का इम्तिहान है। और याद रखिए, जब कोई राष्ट्र अपनी रीढ़ सीधी रखता है तो इतिहास उसे अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि भविष्य उसके कदम चूमने लगता है। अब भारत की नई कहानी लिखी जा रही है, जहां अकेलापन कमजोरी नहीं बल्कि खुददारी की चमक है। अब सुनिए असली खतरा कहां से उठ रहा है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने संसद में वो बम फोड़ा जिसकी आवाज सिर्फ देश में नहीं बल्कि बीजिंग की दीवारों तक गूंजी। थरूर ने साफ कहा, पाकिस्तान के 82% हथियार चीन से आते हैं, और ये मान लेना कि ऑपरेशन सिंदूर में ड्रैगन की कोई भूमिका नहीं थी, ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। मतलब साफ है, LOC पर पाक की हरकतें और पीठ पीछे चीन का दिमाग दोनों ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह एक्टिव थे। थरूर ने चेताया, चीन अब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं है, वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ सामरिक और कूटनीतिक युद्ध छेड़ चुका है। CPEC यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा, जिसे चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की सबसे बड़ी परियोजना बताता है, असल में भारत की जड़ों पर छेड़ा गया आर्थिक और भू राजनीतिक हमला है। थरूर ने तो यहां तक कह दिया, पाकिस्तान को रक्षा उपकरण शब्द देना भी धोखा है, क्योंकि वो सारे हथियार भारत के खिलाफ आक्रामकता के लिए खरीदे जाते हैं। अब पर्दा उठ चुका है, चीन ने पाकिस्तान को PL-15 मिसाइलें दी हैं, जिन्हें J-10C फाइटर जेट्स में लगाकर भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। पंजाब की धरती पर इस मिसाइल का एक अवशेष मिला, और इसी के साथ साफ हो गया कि ड्रैगन अब पर्दे के पीछे नहीं खुले मोर्चे पर आ चुका है। भारत को सिर्फ मिसाइल का मलबा नहीं मिला है चीन की चालबाजी का सबूत। जापान तक चौंक गया है, क्योंकि PL-15 की रेंज, सटीकता और पैठ अब पूरे एशिया को खतरे में डाल चुकी है। संजू की किताबें और माओ की चालें अब चीन की विदेश नीति का हथियार बन चुकी हैं। दुश्मन को बिना लड़े हराओ, इसी सोच के तहत चीन पाकिस्तान को मोहरा बनाकर भारत की पश्चिमी सीमा पर आग लगा रहा है। वह भारत की समुद्री ताकत को घेरना चाहता है, उसकी ग्लोबल पावर बनने की राह को रोकना चाहता है। पर असली सवाल यह है, क्या भारत के रणनीतिकार अभी भी इस गठजोड़ को हल्के में ले रहे हैं? अगर हां, तो यह वही ऐतिहासिक भूल दोहराई जा रही है जो नेहरू ने पंचशील में भरोसा करके की थी। गलवान घाटी में 20 जवानों की शहादत अब भी हमारे दिलों में जिंदा है। चीन ने दोस्ती के नाम पर पीठ में छुरा घोंपा था, और अब वह फिर से पाकिस्तान की गोद में बैठकर भारत की संप्रभुता को ललकार रहा है। इधर सर्गेई लावरोव का बयान सुनकर वॉशिंगटन और टोक्यो में हलचल मच गई है। रूसी विदेश मंत्री ने ऐलान कर दिया है, भारत और चीन के बीच का सीमा तनाव अब बीते जमाने की बात है। अब वक्त है RIC यानी रूस भारत चीन मंच को फिर से जीवित करने का। और यह सब हो रहा है ऐसे वक्त में जब क्वाड देश अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत एशिया में सैन्य तैनातियों का खेल रहे हैं। लावरोव ने साफ किया, भारत का मकसद सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि व्यापार और आर्थिक विकास है। लेकिन क्वाड के बाकी सदस्य भारत को अपने सैन्य जाल में फंसाना चाहते हैं। इसी बीच लावरोव ने यह भी बताया कि पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती अब महज कूटनीति नहीं बल्कि एक वैश्विक क्रांति है। दोनों मिलकर नई बहुध्रुवीय व्यवस्था बना रहे हैं जो एक देशीय बादशाहत, आतंकवाद, नव उपनिवेशवाद और नाजी सोच को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। सबसे बड़ा संकेत यह कि पुतिन इस साल सितंबर में चीन के 80वें विजय दिवस समारोह में भाग लेंगे, यानी रूस चीन रिश्तों में नई ऊंचाई आएगी। और इसी मंच पर भारत की भूमिका ग्लोबल शक्ति संतुलन की कीस्टोन के तौर पर देखी जा रही है। अगर RIC फिर सक्रिय होता है तो क्वाड की रीढ़ टूट जाएगी और अमेरिका का एशियाई बादशाह बनने का सपना जलकर राख हो जाएगा। अब भारत को चुनना होगा,
डॉलर की गुलामी या ड्रैगन की दोस्ती, या फिर अपनी अलग आवाज जो पूरी दुनिया को एक नई दिशा दे। क्योंकि यह सिर्फ मंचों की लड़ाई नहीं, यह वैश्विक सत्ता के तख्त पलटने का खेल है। और इसमें भारत अब सिर्फ मोहरा नहीं बल्कि पूरा का पूरा शतरंज बन चुका है। इधर एशिया की जमीन अब तप रही है, क्योंकि जापान और फिलीपींस ने कर दिया है एक ऐसा समझौता जिससे बीजिंग की नींद हराम हो गई है। आरए यानी पारस्परिक पहुंच समझौता अब कागज पर नहीं, जमीन पर उतर चुका है। अब जापानी फौज के बूट फिलीपींस की धरती पर गूंजेंगे और फिलीपींस की फौजी ताकत टोक्यो की सीमा पर चौकसी करेगी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार जापानी फौज फिलीपींस लौट रही है, लेकिन इस बार बम बरसाने नहीं, चीन की धमक को दबाने के लिए। ये वही चीन है जो दक्षिण चीन सागर में अपने नक्शे और नौसेना की दादागिरी से पूरे एशिया को डरा रहा था। लेकिन अब उसके सामने खड़ा है जापान और फिलीपींस का लोहे जैसा गठबंधन, लाइव फायर ड्रिल, संयुक्त सैन्य अभ्यास और आपदा राहत में साझेदारी। अब हर कदम पर दोनों देश साथ चलेंगे। जापानी संसद की मुहर और प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा की मनीला यात्रा के बाद यह गठबंधन अब केवल रणनीति नहीं बल्कि बीजिंग के लिए खुला अलार्म बन गया है। जापान की राजदूत ने कहा, यह हमारे संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ है। और वाकई है, क्योंकि यह पहला मौका है जब जापान ने ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन के बाद किसी एशियाई देश से सैन्य समझौता किया है। अब चीन के लिए यह केवल कूटनीतिक चुनौती नहीं बल्कि एक नई दीवार है, जिसका नाम है जापान फिलीपींस सैन्य गठबंधन। अब एशिया में ड्रैगन की आग बुझाने के लिए सामुराई की तलवार और समुद्री योद्धाओं की शक्ति एक साथ आ चुकी है। ये दोस्ती नहीं, एक चेतावनी है कि एशिया अब डरने वाला नहीं, लड़ने को तैयार है। उधर दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल नेटवर्क जो कुछ महीने पहले तक खंडहर था, अब फिर से खड़ा हो रहा है और इस बार उसके पीछे खड़ा है चीन। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि ईरान ने चीन से हजारों टन ठोस मिसाइल, ईंधन और अमोनियम परक्लोरेट मंगवाया है, जिससे वह करीब 800 बैलिस्टिक मिसाइलें तैयार कर सकता है। यह वही ईंधन है जिसका इस्तेमाल तेज, सटीक और विनाशकारी हमलों के लिए होता है, और जो ईरान अब हूती जैसे मिलिशिया गुटों तक पहुंचा रहा है। यानी यह सिर्फ सैन्य पुनर्निर्माण नहीं बल्कि पूरा मिसाइल युद्ध एक्सपोर्ट मिशन है। इजराइल के हमलों में तबाह हुए 12 प्लेनेटरी मिक्सर अब दोबारा बन रहे हैं। वही फैक्ट्री, वही हथियार, लेकिन इस बार और भी ज्यादा गुस्से और हथियारों से लैस। फरवरी और मार्च में ईरान के बंदर रजई पोर्ट पर जो विस्फोट हुआ था, वो कोई मामूली धमाका नहीं था। वो धमाका था 260 शॉर्ट रेंज मिसाइलों की ताकत का, और उसका फ्यूल भी चीन से आया था। जब सवाल बीजिंग से पूछा गया तो चीन बोला, हमें कुछ नहीं पता, लेकिन अमेरिका पहले ही चेतावनी दे चुका है कि चीनी कंपनियां और नागरिक ईरान के मिसाइल प्रोजेक्ट में खुलकर शामिल हैं। ये मिसाइलें अब केवल एक देश की ताकत नहीं बल्कि एक प्रॉक्सी जंग का परमाणु रूप बन चुकी है। चीन और ईरान की यह मिसाइल दोस्ती पूरे वेस्ट एशिया को बारूद पर बिठा चुकी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।